नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष फौजी। आज ये मेरे चैनल पे इस टाइप का या राजनीति से संबंधित दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे अभी देश की मौजूदा हालात में जो आम चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें किस प्रकार की चीज़ें हो रही है जो देश के लिए बिल्कुल ख़तरनाक है। और इस वीडियो की महत्वता तब और ज़्यादा बढ़ जाती है कि आप सोच सकते हो कि मैं सफ़र में हूँ, फिर भी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस समय इस वीडियो को डालना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो आप अगर इस वीडियो पे आ ही गए हो तो आपसे छोटा सा निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, इस पर कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ज़रूर दें। इस पहले आम चरण के चुनाव के बाद में बीजेपी के नेताओं के तेवर बदल गए हैं। उसके साथ ही साथ में वो अमर्यादित और शर्मसार करने वाले जैसे भाषण खुलेआम जनसभाओं में दे रहे हैं। ये बात बिल्कुल सोचने वाली है कि देश का प्रधान इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए। तो उस देश के लिए, उस देश की लोकतंत्र के लिए, उस देश की जनता के लिए, उस देश की नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए कितनी बड़ी खतरे की और ये नुकसानदेह चीज हो सकती है। तो चिल्लाने लग जाती है, रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है। राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था, न चुनाव का मुद्दा है और न ही कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा। इस जनसभा का जब संबोधन प्रारंभ होता है तो प्रधानमंत्री जी के पहले शब्द होते हैं कि राम मंदिर इस चुनाव के लिए कोई मुद्दा नहीं है और हम चाहते भी नहीं कि ये चुनावी मुद्दा बने। लेकिन इस जनसभा को संबोधन के शुरुआती 30 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर या राम लला या हमने राम मंदिर बना दिया, हमने इसके लिए क्या क्या किया, इन सब बातों की चर्चा हो रही है करीब शुरुआत के 30 मिनट तक। तो आप बताइए, जब आपको इसका कोई प्रिविलेज नहीं चाहिए, आप इसको नाम पे कोई आपको वोट नहीं चाहिए राम मंदिर के नाम पे, तो फिर क्यों आप 30 मिनट तक सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर के नाम पे ही भाषण दिए जा रहे हो? क्या आपको ये बातें बड़ी अप्रत्याशित जैसी नहीं लग रही कि एक तरफ आप कह रहे हो कि हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें इसके नाम से कोई वोट नहीं चाहिए, और आप लगातार 30 मिनट तक सिर्फ वही नाम इस्तेमाल किए जा रहे हो? आपने वीडियो बड़े गौर से देखा होगा। ये एक वीडियो और देखिए आप, ये सारे के सारे वीडियो जो हैं प्रधानमंत्री जी की रैलियों के लाइव प्रसारण के हैं, और वो भी पहले चरण के चुनाव हो जाने के बाद में हैं। इस वीडियो में आप देखिए कि किस प्रकार से किन चीज़ों पे, हमारे खाने पे लेके कि कौन क्या खाए कौन क्या नहीं खाए, इन चीज़ों का निर्धारण भी अब प्रधानमंत्री जी करने वाले हैं। इस वीडियो को आप गौर से देखिए। सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। जब तक मंदिर तोड़ते नहीं थे, जब तक श्रद्धा स्थानों की कत्ल नहीं करते थे, उनको संतोष नहीं होता था, उनको उसी में मजा आता था। वैसे ही सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? अब जरा आप अपने विवेक से सोचिए कि जिस देश की लगभग 75-80% आबादी मांसाहारी हो या नॉनवेज खाती हो, उस देश में कोई ऐसा वीडियो बना के डाल दे या कोई कुछ क्या खा रहा है, नवरात्रि के टाइम पे खाए या सावन के टाइम पे खाए, उसकी वजह से मुझे बताइए आप कि कैसे भला देशवासियों की भावनाएं आहत हो सकती है? क्या अब खाना खाने से भी देश के नागरिकों की भावनाएं आहत होगी? क्या इनको इस टाइप की चीज़ों पे अब आ जाना अच्छा लगता है, या क्या ये बेमतलब सी और बेहुदा बातें अब जनता के सामने ये लोग करने लगे हैं कि किसको क्या खाना चाहिए उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए? वीडियो रिकॉर्ड करने से भी लोगों की भावनाएं आहत हो गई। ऐसा हमारे देश के प्रधानमंत्री एक मुख्य पद पे जो बैठे हैं, हमारे देश को विदेशों के सामने जो रिप्रेजेंट करते हैं, उनका यह कहना ऐसा है कि ऐसा खाके और नवरात्रि के टाइम पे ऐसा खाके वीडियो बनाना हमारे देश की लोगों के साथ में, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ है, उनके साथ में ये लोग खेल रहे हैं। क्या आपको क्या लगता है? साथियों, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोगों को देश के ज्यादातर लोगों की भावनाओं की कोई परवाह नहीं है।
इन्हें लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में जरा सोचिए, एक बार निष्पक्ष होकर एक बार आप सोचिए कि कौन अपने घर में या अपने दोस्तों के साथ में बैठ के क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा, और उसका अगर उसने कोई रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे डाल भी दिया तो उससे देशवासियों की भावनाएं कैसे आहत हो गई, या फिर किसी धर्म विशेष की, किसी जाति विशेष की भावनाएं कैसे आहत हो सकती है, जब देश के लगभग 75 से 80% लोग मांसाहारी हैं या मांसाहारी खाना खाते हैं। अगर विश्व की बात करें तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है। तो क्या खाने से भी ये भावनाएं आहत हो चुकी, या फिर सिर्फ इनको मुद्दों की बात को छोड़ के ऐसे ही लोगों की भावनाओं के साथ में खेल के, या ऐसे ही लोगों का ध्यान भटकाकर इन्हीं मुद्दों पे इनको चुनाव लड़ना है? क्या इनके पास में कोई मुख्य मुद्दे नहीं हैं चुनाव लड़ने के लिए, जिसके आधार पे जनता से वोट मांगे जा सके, जनता से निवेदन किया जा सके कि हमने ये काम किए थे इसलिए आप हमें वोट दें? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना अब किस मंशा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? मैं जानता हूं, मैं जब आज ये बोल रहा हूं उसके बाद ये लोग पूरा गोला बारूद लेकर गालियों की बौछार मुझ पर चलाएंगे, मेरे पीछे पड़ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री जी खुद ये कह रहे हैं कि ये वीडियो देखने के बाद में लोग मुझे भर भर के गालियां देंगे। तो प्रधानमंत्री जी आप मुझे ये बताइए, जब आपको पता है कि लोग आपको गालियां देंगे तो आप ऐसे बयान सार्वजनिक रैलियों में देते ही क्यों हो? क्या आपको गालियां खाने का शौक है, या फिर आप ऐसा चाहते हो, या फिर आप किसी एक जाति धर्म विशेष की प्रिविलेज पाने के लिए इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो कि लोग आपको गालियां दे और जनता उनको काउंटर करती रहे, जनता इसी चीज़ में उलझी रहे, वो मुद्दों की बात नहीं करे, वो सार्थक बातें नहीं करे, जो चीज़ें देश को चाहिए उन पर कभी वो चर्चाएं नहीं करे, सिर्फ आपकी बातों में उलझी रहे? जब आपको खुद को पता है कि आपके इस बयान के बाद में लोग आपको गालियां देंगे, तो आपको ऐसी बयानबाजी से सार्वजनिक जगहों पर बचना चाहिए आम नागरिक होने के नाते। मेरा तो ऐसा मानना है, क्या आपका भी ऐसा मानना है? आप ये एक वीडियो और देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी जी बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास नहीं कर रहे, मैं तो ये कर रहा हूँ, बोल भी रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो का हवाला देके बिल्कुल आपको खुलेआम बोल रहे हैं कि कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई तो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा हुआ है कि वो माताओं बहनों के गहने छीन लेंगे, उनको छीन कर समान लोगों में बांट देंगे। तो आप सभी समझदार लोग हो, आप एक बार गूगल से कांग्रेस का मैनिफेस्टो डाउनलोड कीजिए और आप उसको पढ़िए। कांग्रेस की वेबसाइट भी मिल जाएगी, गूगल से आप करोगे तो कहीं भी आपको मिल जाएगी। ओरिजिनल आप उसका मैनिफेस्टो उठा के देगी, आपको कहीं ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा जिसमें इस प्रकार का उल्लेख हो। तो क्या माताओं बहनों के गहनों तक की, उनके स्वाभिमान तक की बातों पे आगे चुनाव? अब क्या इसी के आधार पे चुनाव लड़ा जाएगा? अब क्या इसी के आधार पे जनता से वोट मांगे जाएंगे? अब इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा, हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा, हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा, सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या आपकी संपत्ति सरकार को हटने का अधिकार है? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। दूसरी बड़ी बात, मोदी जी ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र सिर्फ माताओं बहनों के लिए गहना ही नहीं, उसके अलावा उनके स्वाभिमान का, उनके सुहाग का प्रतीक है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आपने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए अपनी धर्मपत्नी के साथ में, उन्होंने जो मंगलसूत्र पहना, क्या आपने कभी उनके स्वाभिमान का, उनके सुहाग का जो प्रतीक था उसकी आपने कभी रक्षा की? आपने जो अग्नि को साक्षी मानकर या उनके वचनों को कभी आपने निभाया?
तो मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूँ कि जो प्रधानमंत्री अपनी धर्मपत्नी को दिए गए वचनों पे खरा नहीं रह सकता, वो देश की माताओं बहनों, देश के नागरिकों के लिए क्या खरे वादे करेगा और क्या उनके लिए वो खरा उतर सकता है, इसका जवाब आप मुझे दीजिए। आप सोचिए ज़रा इस बात पे कि जो आदमी खुद के घर में, खुद के रिश्तेदारों के साथ में वचनबद्ध नहीं है, वो देश की जनता के साथ में कितना वचनबद्ध रह सकता है। ये आपको विचारना है, ये आपको सोचना है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। एक बात और कह रहे हैं मोदी जी कि देश की प्रधानमंत्री अगर राहुल गांधी बनते हैं या फिर कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये लोग जो आपका धन है वो उन लोगों में बांट देंगे जिनकी औलादें ज़्यादा है या जिनके बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप भी नरेंद्र मोदी जी 6 भाई बहन हैं, तो फिर तो इस संपत्ति में हिस्सा आपको भी मिलेगा जो बंटवारा होगा उसमें। तो फिर आपको तो खुश होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति आपको संपत्ति देगा किसी दूसरे से, ऐसी सरकार बनने जा रही है। क्या आप ये ज़्यादा बच्चों की नाम लेके या किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करने का काम कर रहे हो? मेरा सिर्फ सवाल है आपसे, आप जनता से जो वीडियो देख रहे हो, आप इन चीज़ पे ज़रूर विचार करें कि किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं, किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए, हमारा ध्यान भटकाने के लिए। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। हाँ, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात जरूर की गई है कि जो वंचित हैं या जो पिछड़े हैं, जिनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, जिनको हक अधिकार बराबर के नहीं मिल रहे हैं, तो उनके लिए वो इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि उनके हक अधिकार भी मिलें, उन्हें समान अवसर भी मिल पाएँ। और जो देश में एक पूंजीवाद बढ़ते जा रहा है, जो पैसे वाले हैं, जो अमीर हैं, वो और अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं, तो इस खाई को कम करने के लिए जो प्रयास होंगे वो प्रयास ज़रूर किए जाएंगे। तो आप एक नागरिक बन के ज़रूर इस बात को सोचें कि क्या कोई ऐसी सरकार जो आ रही है, मैं यहाँ पे कोई कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ सच और झूठ की बात कर रहा हूँ, कि कोई ऐसी सरकार आ रही है जो आपको ये कह रही है कि हम समान अवसर देने की कोशिश करेंगे, जो लोग वंचित हैं, जिनको अवसर नहीं मिल पा रहे हैं वो कहाँ से गलत हो सकती है, कैसे गलत हो सकती है? ये सवाल आप अपने आप से पूछें और उसका जवाब आप ढूंढने का प्रयास करें। मुझे फ्रैंकली जात में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट न्याय में है। हिंदुस्तान में आज 90% के साथ अन्याय हो रहा है, भयंकर अन्याय हो रहा है। देशभक्त क्या चाहता है? देशभक्त देश में न्याय चाहता है। देशभक्त अन्याय थोड़ी चाह सकता है। देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, देशभक्त चाहता है कि हिंदुस्तान एक दिन सुपर पावर बने, जो भी जैसे भी आप कहना चाहो। तो अगर आप सुपर पावर बनना चाहते हो तो 90% शक्ति का प्रयोग तो करना पड़ेगा। ये मेरे लिए अब राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये अब मेरा लाइफ का मिशन है। क्रिकेट वर्ल्ड कप में भाई मोहम्मद शामी ने जो कमाल किया वो पूरी दुनिया ने देखा है। शानदार प्रदर्शन के लिए केंद्र सरकार ने भाई मोहम्मद शामी को, और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। मैंने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से आग्रह किया था कि हमारे भारत के मुसलमान भाई बहनों के लिए हज का कोटा बढ़ाएं। एक आखिरी और मैं आपके साथ में मज़ेदार घटना साझा करता हूं कि सूरत में लोकसभा का चुनाव होता है और वहां पे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका पर्चा रद्द हो जाता है। और ज़रूर अगर पर्चा रद्द हुआ है तो चुनाव आयोग ने पर्चा रद्द किया होगा, हो सकता है उसमें कोई खामी रही होगी जिस भी वजह से किया हो। उनका पर्चा रद्द हो जाने के बाद में 8 और ऐसे उम्मीदवार होते हैं जो निर्दलीय होते हैं, वो भी सारे के सारे लोग पर्चा वापस ले लेते हैं। और उसके बाद में वहाँ पे हालांकि नोटा भी एक वोट देने का अधिकार है हमारे नागरिकों के सामने, वो उस पर भी वोट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने बीजेपी के नेता को विजेता घोषित किया और उसके साथ में उन्होंने
ना तो कांग्रेस के उस प्रत्याशी को बुलाया, ना उसके प्रस्तावकों को बुलाया। उसके 4 प्रस्तावक और कांग्रेस का प्रत्याशी जो हैं वो लापता हैं। तो क्या चुनाव आयोग इस पे निष्पक्ष होकर जांच करेगा? क्या इस चीज़ की पड़ताल करेगा कि ऐसा क्यों हुआ या क्यों ऐसा होने दिया? इसके खिलाफ चुनाव आयोग की क्या दायित्व बनते हैं? इस पर क्या चुनाव आयोग प्रतिक्रिया देगा? Which is the misinformation. This also troubles us a lot during the elections. While we are conscious of two facts, that the social media helps us in taking out our outreach programs. जितना हम यूथ, विमेन, वोटर्स को अपने पास लाने की कोशिश करते हैं, उस मीडियम को यूज करते हैं. We are also conscious that on social media, in democracy, there is a full freedom to criticize anybody, including criticizing us. Why not? If we are doing wrong, criticize us. But you should not be allowed to create fake news which is not based on facts, because it can disturb the public order. ये अफवाहें फैलाते हैं. तो हमने सबको इंस्ट्रक्शंस दी हैं किस किस्म का इंस्टीट्यूशनलाइज तरीका किया. ये कुछ इस तरीके की नई चीजें हैं जो इस बार के चुनाव में सबको देखने की मिलेंगी. मैंने मसल पावर के बारे में भी बताया, मनी पावर के बारे में भी बताया, मिस इन्फॉर्मेशन के बारे में. तो ये जो प्रोसेस है इलेक्शन का, जो आज से शुरू हो रहा है काउंटिंग के बीच तक, जिसमें शोर शराबा, गंदगी की संभावना बनी रहती थी, वो हमारा प्रयास है कि कम से कम हो. उसके प्रति हम बहुत ज्यादा सजग रहें. इसमें क्या करेंगे? अंडर सेक्शन 69 and 79(3) of the IT Act, authorized authority of each state is empowered to ask for take down of the social media posts. In almost all states, authorized officials have been appointed or are being appointed. In each district, we have done thorough trainings as to how to deal with this kind of a menace. So this is on the preventive side. But there is also a promotional side. All our entire machinery will now react to whatever is coming by facts. We will try and join the issue instead of being in the background. If somebody is trying to do a fake kind of a narrative, which is disturbing the level playing field, which is disturbing the public order, or which is not based on the facts, and which has crossed the line of the criticism, we would be also joining them. We will also launch very soon on our website something called Myth versus Reality. This is going to be live very soon. Means ये मिथ फैलाया जा रहा है, ये उसकी रियलिटी है. हम अपनी तरफ से आगे बढ़ के आपको एजुकेट करेंगे कि ये उसकी रियलिटी है. और सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख लें. मतलब जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए. इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है. मैं इसके बारे में सोच रहा था तो मैंने कुछ चंद लाइनें लिखी थी जो आपको बताना चाहता हूं. झूठ के बाजार में रौनक तो बहुत है, गोया बुलबुले जैसी तुरंत ही फट जाती है. पकड़ भी लोगे तो क्या हासिल होगा सिवाय धोखे के. तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं. नाउ फ्रेंड्स, द लास्ट प्रॉब्लम. चुनाव के दौरान हमारे सामने एक और बहुत बड़ी समस्या है, और वो समस्या है चुनावी प्रक्रिया का, पॉलिटिकल डिस्कोर्स का घटता हुआ स्तर, जिसमें एज वी कॉल इट, इट्स ए प्लम्बिंग लेवल ऑफ द पॉलिटिकल डिस्कोर्स. मैं उसी चुनाव आयोग की बात कर रहा हूं जिसने चुनाव होने से पहले ये बिल्कुल साफ साफ शब्दों में कहा था कि जाति, धर्म, भाषा आदि के आधार पे कोई भी अगर वोट मांगता है या जनता को इन चीज़ों पे डाइवर्ट करने का प्रयास करता है तो उनके खिलाफ कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी. तो क्या मोदी जी ने जो मुस्लिम धर्म को लेके जो बात कही, या मछली को लेके जो बात कही, या फिर जो सूरत का जो आपको चुनाव है वो लगभग आपको चंडीगढ़ जैसा होते हुए नहीं दिख रहा? क्या इन चीज़ों पे चुनाव आयोग जो है वो कठोर कार्रवाई करेगा? क्या अपनी प्रतिक्रिया करेगा? और जो बांसवाड़ा में मोदी जी ने जो भाषण दिया जिसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि कांग्रेस मुस्लिमों का फ़ायदा पहुंचाने के लिए, एक धर्म विशेष का फ़ायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रही है, या उनको सिर्फ मुस्लिमों के वोट चाहिए, उस मुस्लिमों वोट बैंक की वो राजनीति करती है. तो क्या इस बयान पर भी अनेकों शिकायतें चुनाव आयोग को मिली है? तो क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर देश के प्रधानमंत्री जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा? क्या उचित कार्रवाई करके उचित निर्णय पे पहुंच पाएगा? क्या इतना निष्पक्ष देश का चुनाव आयोग है? मैं चुनाव आयोग से पूछना चाहता हूं, मैं आप जनता से ऐसा पूछना चाहता हूं कि आप ऐसे सवाल करें, आप ऐसा सोचें कि आप जिस देश के निवासी हैं उस देश में चुनाव आयोग क्या निष्पक्ष होकर
प्रतिक्रिया कर पाएगा इस प्रकार की शिकायतों पे। अब मैं इस वीडियो के अंत में आपसे छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि आप एक बार देश के नागरिक बन के ज़रूर इस बात को सोचें कि क्या आप कहीं भी किसी भी रैली सभा में आप बैठे हो, वहाँ पे आपको भाषण सुनने को मिल रहे हैं किसी भी पार्टी के नेताओं के द्वारा, तो कौन सी पार्टी या कौन इस प्रकार के मुद्दों की बात करता है जिसमें आपको अच्छी शिक्षा देने की बात हो, आपको अच्छे रोज़गार देने की बात हो, आपको अच्छे रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने की बात हो, बीमारों के लिए अच्छी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, जहाँ पे किसानों को मजबूत करने के लिए या उनको अच्छी खेती की उन्नत तकनीक के बारे में जहाँ पे चर्चाएं हो, तो आप वोट देने से पहले ज़रूर एक बार सोचें कि जो आपको भटकाने की या बरगलाने की राजनीति कर रहे हैं उनके साथ आपको होना चाहिए, या फिर जो देश के मुख्य मुद्दों पे जो बात करें उन लोगों को आपको वोट देकर मजबूत करना चाहिए। विचार आपका है, निर्णय आपको लेना है कि आपको किसे वोट देना है, कौन आपके हक अधिकारों की मजबूत पैरवी करेगा और कौन आपके हक अधिकारों को पूंजीवादियों के हाथों में बेच देगा। तो दोस्तों, जितने भी वोट होने जा रहे हैं, जितने भी चरणों में जहां से भी आप ये वीडियो देख रहे हो, अधिक से अधिक संख्या में आप मतदान करें। लोकतंत्र में मतदान आपका अधिकार है, आप जिसके भी पक्ष में करें। ये बातें आपके ध्यान में रहनी चाहिए कि आप किसे अपना नेता चुनने जा रहे हैं, किसे आप अपने देश की बागडोर सौंपने जा रहे हैं, कि वो किस प्रकार से आपकी पैरवी करेगा, किस प्रकार से आपके हक अधिकारों की रक्षा करेगा। और मैं आपसे छोटा सा निवेदन और करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें और इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें, ताकि मैं आगे की वीडियो में और कुछ सुधार कर पाऊँ। ये जल्दबाजी में मुझे रिकॉर्ड करना पड़ा पार्क में वीडियो, एडिटिंग भी हो सकता है कि ज़्यादा अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि बहुत कम समय बचा है, क्योंकि चुनाव कल ही है इसलिए। लेकिन इस पे आपकी प्रतिक्रिया ज़रूर चाहिए मुझे, उसके हिसाब से मैं और सुधार कर पाऊँ। किन चीज़ों में मुझे ध्यान देने की आवश्यकता है, किन चीज़ों पर सुधार करने की आवश्यकता है और किस प्रकार की और मुझे रिसर्च करने की आवश्यकता है, ये मुझे आप साथियों से सुझाव चाहिए। तो नमस्कार, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।